हाय एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न है वाई इन द न्यूज़। सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज़ की हुई है, जो कि बेस्ड है 2021 2022 23 के ईयर्स पे। ओके, सो आपके लिए पीटी में यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, मे बी ये रिपोर्ट बस आ जाए, फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है या रिलीज़ करता है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अब एक्चुअली जो फाइनेंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो एक सेपरेटली बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज हम उस पर बहुत ही ब्रॉड वे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंपेरेटिवली 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई रहेगा और पूरे मेजर पॉइंट्स को आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन दिस पीडीएफ। ओके, अबाउट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फाइनेंस। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो 1992 में आया था, एक्ट आया था, उसके थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, पीआरआई को। और इसमें 3 टियर सिस्टम किया गया था, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत एंड द जिला पंचायत। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्या मैंडेट किया गया फाइनेंस से रिलेटेड में? तो आर्टिकल 243 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला एरिया। और ये आप मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हो, ये वाले एरियाज को, कि आर्टिकल 243 प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द सेटिंग अप पंचायत एज अ लोकल गवर्नमेंट अंडर द स्टेट जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन स्टेट का रहेगा और ये मैंडेट करता है कि आपको उसको सेटिंग अप करना ही है। सम ऑफ द एरियाज़ में उस इनको यानी कि जैसे दिल्ली और उसमें कुछ यानी प्रोविजंस हैं जहाँ पे उनको छूट मिली हुई है, लेकिन वो मैक्सिमम यानी अगर हम नॉर्मल वे में बोलेंगे तो उनके ऊपर ये मैंडेट है कि उनको सेटअप लोकल गवर्नमेंट को अपने जुरिडिक्शन के अंडर में सेटअप करना ही है। ओके, आर्टिकल 243H वो अलाउ करता है स्टेट टू ऑथराइज पंचायत टू कलेक्ट द टैक्स एंड रिसीव ग्रांट्स। ओके, 243H सीधे आपसे आ सकता है कि वो किससे रिलेटेड है, तो वो पंचायत के टैक्स कलेक्शन और ग्रांट्स रिसीव करने से। ओके, 243I रिक्वायर अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है, मे बी डायरेक्टली दे आस्क। ओके, एंड आर्टिकल 283BB जो मे बी आप मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर दो, ये मैंडेट करता है नेशनल फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स टू सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्स। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को रिकमेंड करता है किस किस तरीके से आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज को पंचायत की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पीटी और मेंस बोथ ऑफ द एरियाज में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, देन सोर्स ऑफ द फाइनेंस क्या है पीआरआई के? इंटरनल रेवेन्यूज़ हैं, इंटरनल रेवेन्यूज़ में आ जाता है प्रॉपर्टी टैक्स, आ जाता है कमोडिटीज़ पे टैक्स, आ जाता है सर्विस पे, प्रोफेशंस पे, एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक द मार्केट फीस और रजिस्ट्रेशन फीस से उनको अर्निंग होती है, लेकिन बहुत नहीं, अराउंड 5% बस अर्निंग जो रहती है टोटल अर्निंग का वो यहाँ से आती है। ओके, देन मैक्सिमम जो पोर्सन आता है वो यहाँ से आता है टाइट ग्रांट्स। टाइट ग्रांट्स में वो आता है कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहले से डिसाइड रहते हैं कि सैनिटेशन या एजुकेशन के लिए आपको उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। अनटाइट ग्रांट्स रहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रहती है, लोकल एरियाज़ में किसी भी तरीके के डेवलपमेंट में जो ग्राम पंचायत को लगता है वहाँ पर वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, द परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट ये जो था ये फाइनेंस कमीशंस ने इसको किया हुआ था। 15 फाइनेंस कमीशन ने परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट पे कहा था कि पंचायत जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उसको उस हिसाब से एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाना चाहिए। स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ के लिए लाइक कि दंतेवाड़ा में अगर कहीं पे पंचायत हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक है, या नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ के या हिल एरियाज़ की जो हैं पंचायत, जैसे उत्तराखंड की कुछ पंचायतों को एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे याद रखिए स्टेट नहीं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अगर कुछ रिकमेंड करता है तो उसके बेसिस पे भी एक्स्ट्रा ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देन स्पेशल कैटेगरी ग्रांट। स्पेशल कैटेगरी ग्रांट रहता है कि जो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस एक्स्ट्रा चैलेंजेस, यूनिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक कि अगर कोई पंचायत है जैसे मेघालय में है या फिर आपका बॉर्डर एरियाज़ पे है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की कोई है पंचायत जो कि बॉर्डर एरियाज़ पे और उसको एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपने एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा फंड दिया जा सकता है। ओके, देन अदर रिसोर्सेज भी हैं ट्रांसफर फ्रॉम टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्कीम लाइक मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रांट्स फ्रॉम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक दे रहा है, यूनिसेफ दे रहा है, इनके द्वारा जो फंड्स आते हैं और मनरेगा और अदर वो जो स्कीम्स चल रही होती हैं उसके थ्रू भी इनको ग्रांट्स मिलते हैं। लेकिन अभी भी फाइनेंस में प्रॉब्लम है। उसका रीज़न है स्ट्रक्चरल चैलेंज। जो हैवी रिलायंस है ना, 95% जो रेवेन्यू है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है पंचायत की, 95% ऑफ देयर रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन टू द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं इनके ऊपर। अगर वो रेवेन्यू नहीं देंगे तो ये अपना वर्क भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं जो लोकल लेवल पे, या टैक्सेस का जो सिस्टम है वो अभी भी नॉट वेल डिफाइंड। तो पंचायतों को अपना खुद का इनकम सोर्स जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं है। प्रॉपर वे में डिजिटलाइजेशन नहीं है, प्रॉपर वे में एक वे ऑफ द मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे आपको टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे आपको लोगों से कलेक्ट करना है और उसका कैसे अकाउंटिंग करनी है, उस सब की प्रॉब्लम है। इनकन्सिस्टेंट डाटा, अब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है उसको कलेक्ट करने का, और ना ऑडिटिंग की कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि किससे कितना टैक्स कलेक्ट किया गया यही पता नहीं चलता है। ओके, लाइक कि 46% ग्राम पंचायत में ऑडिट रिपोर्ट यानी हुई नहीं है, यानी 46% में बस ऑडिट रिपोर्ट हुई है, 54% में ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। आप कैसे पता कर पाओगे कि उनका रेवेन्यू का सोर्सेज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये प्रॉब्लम हो जा रही है। तो डाटा की इनकन्सिस्टेंसी है, जिसके कारण फिर सोशल ऑडिट नहीं हो पाएगा। अदर उसमें सोशल ऑडिट के लिए भी आपको ऑडिट रिपोर्ट तो चाहिए ही ना, कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। अगर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे सोशल ऑडिट या जैसे अदर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे? ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारे चीज़ें लिंकेजेस हैं। ओके, लिमिटेड टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यूज़ का बेस, यानी कि उनके पास ज़्यादा राइट्स ही नहीं कि वो टैक्स रेवेन्यू को, टैक्स वाले एरियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनके सब्जेक्ट्स जो हैं अभी तक उनको डेलीगेट नहीं किए हैं। ओके, लिमिटेड टैक्स बेस है। एक्चुअली एग्रीकल्चर पे वो टैक्स लगा नहीं सकते, और केवल जो मार्केट्स में जो यानी गांव में जो विलेजेस में जो बाज़ार लगता है वो भी वीक में एक आध बार लगता है, तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू आता नहीं है। स्टाफ शॉर्टेज है, कौन कलेक्ट करेगा? पंच जाके कलेक्ट करेंगे, वो हो नहीं सकता। सचिव अब ऑलरेडी इतने सारे काम में रहता है वहाँ के पंचायत के, तो उसके पास भी नहीं रहता है। और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। अनक्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया है कि आप किस सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो टैक्सेस और किस में नहीं लगा सकते हो। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, करप्शन, मिस यूज़ ऑफ द फंड रहता है कि पता ही नहीं चलता है किस फंड को कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि विजयवाड़ा का केस है, वहाँ 1.58 केस करोड़ जो फंड था उसको विदाउट पंचायत के परमिशन पे डाइवर्ट कर दिया गया। तो दैट्स काइंड ऑफ द करप्शन चल रहा है कंटिन्यू। इवन हाईलाइट भी हो गया, लेकिन नो वन क्वाइट कंसिडर अबाउट इट। ओके, इनएक्टिव स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। एक इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी स्टेट फाइनेंस कमीशंस को केवल 9 जो स्टेट्स हैं उनने कंटिन्यूसली रेगुलरली इस्टेब्लिश किया हुआ है, और उसमें से केवल 2 ही एक्टिव हैं। ओके, सो आप देखिए कि आपके पास 28 स्टेट्स होने के बाद भी आपके जो वर्किंग में है 9 स्टेट्स में बस स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हो रहा है, और उसमें से 2 में बस एक्टिवली पार्टिसिपेट यानी एक्टिव है वो। तो ये प्रॉब्लम है, अगर इस पर आप वर्क नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन ही नहीं ला पाएंगे। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, ई ग्राम स्वराज। इसके ई ग्राम स्वराज के थ्रू पंचायती राज की क्रेडिबिलिटी और फंड डेवोल्यूशंस को इम्प्रूव करने पे वर्क किया जा रहा है। ओके, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक शुरू किया गया है, जिसमें पंचायत के जो रहते हैं पंच और सरपंच सबको मिला के एक उनको वर्क किया जाता है कि एक साल में आप प्रॉपर एक अपना डेवलपमेंटल प्लान बनाओ और फिर हमारे साथ डिस्कस करो। तो एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज की जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग, पंचायत सशक्तिकरण अभियान एक शुरू किया गया है, CBPSA। इसमें जो पंचायत के जो पंच और अदर मेंबर्स रहते हैं उनको यानी सिखाया जा रहा है कि कैसे प्लान किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस पे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में रूरल जो गवर्नेंस है इंस्टीट्यूशंस को, लोकल बॉडीज़ को यानी कैसे डेवलप करना है, यानी गवर्नेंस से रिलेटेड
जो वो है ट्रेनिंग यहाँ पे इस अभियान के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। ओके, कि गवर्नेंस को और प्रॉपर वे में कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है, यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड दी जा रही है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से, और यहाँ पे गवर्नेंस, रूरल गवर्नेंस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। ओके, देन वे फॉरवर्ड्स में क्या क्या किया जा सकता है, और इसमें इंक्रीज द बजटरी सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स को और भी बजट दिया जाना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स, सफिशिएंट रिसोर्स तो होने चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोकल बॉडीज़ को इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर तो दो कि उनके पास यानी मल्टीपल एरियाज़ में टैक्सेस लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि जिसके कारण वो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट ना हो जाए, जिसके ऊपर आपके ऊपर जो बर्डन है स्टेट लोकल बॉडीज़ का वो भी रिड्यूस होगा। सो दैट हेल्प लॉट्स। ओके, देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और उसके पीआरआई मेंबर्स को और भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, कि वो समझ सकें कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जा सकता है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इवन हमें भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे प्लानिंग की जानी चाहिए, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट कैसे रीड की जाती है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें रहती हैं, कौन कौन से कॉर्नर्स पे देखना चाहिए। ओके, इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। रेगुलरली ऑडिट करो, ट्रांसपेरेंट वे में रिपोर्टिंग करो, और जिससे कि फ़ंड का मिसयूज़ ना हो पाए और कोई भी आपके फ़ंड को कहीं और पे डाइवर्ट ना कर पाए। ओके, अकाउंटेबिलिटी वो तभी होगी, वो उसमें एक ट्रेनिंग वाला जो पोर्सन है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इवन किसी ने ऑडिट रिपोर्ट बना दी लेकिन पंचायत में किसी को पढ़ते ही नहीं आता तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ट्रेनिंग भी हो पंच की, कि हाँ वो समझ सके कि हाँ हाउ टू रीड अ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, स्ट्रेंथिंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि जैसे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है कि उसकी रिकमेंडेशन अगर सेंटर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो उसे बताना पड़ता है, क्लेरिफाई करना पड़ता है कि वाई यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। सो सेम उसमें होना चाहिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसको प्रॉपर रिपोर्ट को स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया जाए और उसके बाद उसके रिकमेंडेशंस को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। ओके, राइज अवेयरनेस, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशंस को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि लोकल गवर्नेंस इम्प्रूव हो, और इसके लिए उनके प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम और वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए। ओके, सो ये पंचायती राज एक बड़ा टॉपिक है, पहले याद रखिएगा। उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक फाइनेंस वाले को हमने बस आज कवर किया हुआ है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।